हेलो स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर एसएस मैम और बुलेट रिवीजन एनसीईआरटी में हम आज एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम एक्चुअली हम एक डिजीज पढ़ने वाले हैं। तो उस डिजीज का नाम हमने रिसेंट डेज में बहुत ज्यादा सुना है एंड दैट डिजीज इज एड्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम एड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, एड्स या कोई भी डिजीज हो ना, उसको पढ़ने का एक तरीका होता है। तो पहले मैं आपको वो चीजें बताती हूँ कि हम किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं, फिर एक एक करके अपन इन सबको पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हम बीमारी का नाम पढ़ते हैं। नाम क्या है, बीमारी तो पता चले, फिर वो किसने कराई है, तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में पता करते हैं कि वो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है। फिर हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि आज तक कोई स्पेशल बात तो नहीं है उस बीमारी में, या कहां से ओरिजिनेट हुई, कहां से पता चली वो। उसका ट्रांसमिशन क्या है, कैसे ट्रांसमिट होती है लोगों के अंदर, उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, लोगों के अंदर क्या सिम्टम्स आते हैं उसके अलावा फिर हम उसका पैथोजेनेसिस देखते हैं कि कैसे वो बीमारी कॉज कर रही है बॉडी के अंदर। पैथोजेनेसिस के बाद में फिर हम देखते हैं उसका डायग्नोसिस कि भैया डायग्नोस कैसे करोगे, तो डायग्नोसिस। फिर हम पढ़ते हैं उसके डायग्नोसिस कर लिया, ट्रीटमेंट, अब बीमारी है तो उसका कोई ट्रीटमेंट देखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम पढ़ते हैं उसके प्रिवेंशंस या प्रिकॉशंस की कैसे हम उस बीमारी से बच सकते हैं। तो कोई भी बीमारी हो हम उसे इस तरीके से पढ़ते हैं, बशर्ते कोई इन्फेक्शियस बीमारी हो, राइट, जिसको कोई ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है, तब हम उन्हें इन चीजों में पढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एड्स। तो हम एक एक करके इन सब चीजों को पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले नाम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, नाम है एड्स, फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो, नाम का मतलब समझो काम हो जाएगा। एक्वायर्ड वर्ड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो हमने लाइफ टाइम में गेन करी हो। तो एक्वायर्ड, इम्यूनो यानी कि इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंसी इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी, और सिंड्रोम वर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी जिसमें इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो रही है। वो बीमारी आपने लाइफ टाइम में गेन करी है और उसका कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, वो बहुत सारे सिम्टम्स शो कर रही है। एड्स का नाम यहां से आया है। तो कुछ बेसिक आइडिया हो गया कि इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी होने वाली है, बहुत सारे मल्टीपल सिम्टम्स हमको दिखने वाले हैं। तो हमने क्या किया, नाम देख लिया। अब हम कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म देखेंगे। एड्स होता किसके कारण है, एड्स होता है HIV वायरस के कारण। और HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो ह्यूमंस के अंदर इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी कॉज करने वाला वायरस HIV वायरस है। उससे जो बीमारी हो गई वो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया, एड्स हो गया। नाम क्लियर, काम हो गया। अब HIV वायरस की एक बहुत स्पेशल बात है, ये बिलोंग करता है वायरसेस की एक बहुत स्पेशल क्लास जिनका नाम है रेट्रोवायरसेस।
जिनका नाम क्या है, रेट्रोवायरसेस। और रेट्रोवायरसेस स्पेशल क्यों हैं? क्योंकि रेट्रोवायरसेस एक्सेप्शन है सेंट्रल डॉगमा के। सेंट्रल डॉगमा याद करो, क्रिक ने दिया था, उसमें उसने क्या बताया था कि डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेशन। लेकिन और ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है इंफॉर्मेशन का, कभी भी प्रोटीन से आरएनए या आरएनए से डीएनए नहीं बनेगा, ये कहा था उन्होंने सेंट्रल डॉगमा में। पर रेट्रोवायरसेस, एचआईवी वायरस या रेट्रोवायरसेस उसका एक्सेप्शन है, ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये आरएनए से डीएनए बना रहे हैं, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करने वाले वायरसेस हैं। ओके, तो अब हमने देखो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म भी देख लिया। अब हम आते हैं इसकी हिस्ट्री पे और फिर हम जाएंगे इसके ट्रांसमिशन पे। तो एड्स सबसे पहले हमको कहाँ मिला? एड्स एक्चुअली में 1981 में यूएस के एक गे कपल में मिला था। हिस्ट्री क्या है कि 1981 में यूएसए के एक गे कपल के अंदर हमको सबसे पहले एड्स मिली थी, ये बीमारी मिली थी। और तब से लेके अभी तक अप्रॉक्सीमेटली कितने 30 इयर्स हो गए ना, 91, 12, 30-40 इयर्स जितने भी हुए हैं, उसमें एड्स ने बहुत इनॉर्मस डेथ्स कॉज करी हैं। A large number of people all over the globe are suffering from AIDS. और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एड्स है किसी पर्सन को, वो HIV से इन्फेक्टेड है, ये बहुत सालों साल तक पता नहीं चलता। दैट इज वाई इट इज वेरी डेंजरस। नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं इसका ट्रांसमिशन, की एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। वन मोर रीजन कि एड्स पूरे वर्ल्ड में इतना ज्यादा स्प्रेड हुआ है, उसका रीजन है ट्रांसमिशन। क्योंकि इसका ट्रांसमिशन कुछ बहुत बेसिक इग्नोरेंस के कारण लोगों में होता है। नंबर 1, अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण एड्स का स्प्रेड होता है। ट्रांसफ्यूजन, फॉर एग्जाम्पल, एक HIV पॉजिटिव इंसान का ब्लड एक HIV नेगेटिव इंसान में अगर चढ़ा दिया जाएगा तो उस HIV नेगेटिव इंसान को एड्स हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, यूज ऑफ इंट्रावीनस ड्रग्स इंजेक्शंस या यूज ऑफ इंट्रावीनस ड्रग्स बाय ड्रग अब्यूजर्स। देयर आर सम ड्रग अब्यूजर्स जो कि इंजेक्शंस लेते हैं। अब एक HIV इन्फेक्टेड इंसान था, उसने निडल यूज किया, सेम निडल किसी और पर्सन ने यूज कर लिया, तो उस निडल के थ्रू इन्फेक्शन पहुंच सकता है। और ये सिर्फ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स के साथ नहीं हो सकता, ये हो सकता है हॉस्पिटल्स के अंदर भी। जब तक इस बीमारी का आइडिया नहीं था, तो अगर किसी हॉस्पिटल में, किसी लैब में, किसी डिस्पेंसरी में नॉन स्टेरिलाइज्ड निडल्स का यूज हो रहा है, नॉन स्टेरिलाइज्ड निडल्स के यूज के कारण, इवन बार्बर शॉप पे अगर किसी एक इंसान है जिसका जो HIV पॉजिटिव था, उसका व्हाट यू कैन से हेयर कट हुआ या शेविंग हुआ और उसके एक ब्लड लग गया, तो वो ब्लड के कारण वो वायरसेस उस ब्लेड पे आ जाएंगे, वो ट्रांसमिट हो सकते हैं किसी ऐसे इंसान को जो HIV नेगेटिव है। बेसिकली बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है, स्पेसिफिकली ब्लड। एंड नेक्स्ट चीज, ये एक STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। स्पर्म्स के कारण भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है, ईदर स्पर्म्स के कारण और वेजाइनल फ्लूइड के कारण जो बार्थोलिन ग्लैंड रिलीज करता है। तो इट इज ऑल्सो अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इन तरीकों से एक और चीज है, यहां लिख देती हूं मैं,
अगर HIV पॉजिटिव मदर है तो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के अंदर भी ये आ सकता है, फ्रॉम HIV पॉजिटिव मदर टू बेबी। इन सब चीजों के थ्रू एड्स का ट्रांसमिशन हो सकता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, तो हमने हिस्ट्री देख ली, ट्रांसमिशन देख लिया, अब हम इसके सिम्टम्स देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया, एड्स में ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं, राइट। एड्स इज अ सिंड्रोम। सिंड्रोम वर्ड का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं, सिंड्रोम। आपको कभी भी ये नहीं पता चलेगा कि ये एड्स का सिम्टम है, क्योंकि एड्स बहुत बेसिक सिम्टम्स शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत फटाफट बीमार पड़ जाना, राइट, या फिर उसके अलावा कफ, कोल्ड, ये जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं ना, ये एड्स के सिम्टम्स हैं। तो इसीलिए एड्स आइडेंटिफाई इजीली नहीं हो पाता, क्योंकि उसके सिम्टम्स बहुत बेसिक हैं। एक्चुअली एड्स के अंदर क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो रही है, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर बहुत छोटे छोटे पैथोजन, जो नॉर्मल कंडीशंस में, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे पैथोजन कोई इन्फेक्शन शो नहीं कर पाते, क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया है, वो उससे लड़के उसे खत्म कर देगा। पर एट द सेम टाइम एक एड्स पर्सन के अंदर बहुत सारे ऐसे पैथोजन उसकी बॉडी को इन्फेक्ट कर देते हैं, और ऐसे इन्फेक्शंस को हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कहते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, क्योंकि नॉर्मल बॉडी के अंदर तो ये कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि ये जाके उसको इन्फेक्ट कर दें, तो ये वहां पे डिजीज कॉज करते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन कुछ फंगसेस हैं, माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा ने जाके स्किन इन्फेक्शन कर दिया, अब स्किन इन्फेक्शन एड्स का सिम्टम है, कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल सकता, इसीलिए लोगों को बहुत सालों साल तक पता नहीं चलता। एक फंगस है टोक्सोप्लाज्मा। टोक्सोप्लाज्मा इतना वीक फंगस है कि किसी की बॉडी में ये कुछ नहीं कर पाता, लेकिन एक एड्स पेशेंट के अंदर ये उसकी डेथ का कारण बन सकता है, बाय कॉजिंग अ बीमारी, अ डिजीज कॉल्ड टोक्सोप्लाज्मोसिस। टोक्सोप्लाज्मोसिस कॉज कर सकता है। तो एड्स के अंदर कोई बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, उसके अंदर आपको बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मिलेंगे, जो कि बहुत रैंडम, कोल्ड, कफ, स्नीजिंग, बेसिक बीमारियां होंगी। ओके, तो हमने सिम्टम्स भी पढ़ लिए, अब हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, पैथोजेनेसिस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब कि ये बॉडी के अंदर आके एग्जैक्टली किस तरीके से बीमारी कॉज कर रहा है, उसको हम समझेंगे। देखिए, एड्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया, ये बॉडी फ्लूइड के थ्रू एंटर करेगा और ये तुम्हारे ब्लड में आएगा। तो जैसे ही एड्स वायरस आपके ब्लड के अंदर एंटर हो गया है, ब्लड में ये एंटर हो गया है, ये सबसे पहले जाता है ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस में, मैक्रोफेजेस के अंदर ये जाता है और मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट कर देता है। वायरसेस का फंडा क्या है, वायरसेस बीमारी कैसे कॉज करता है, देखो सुनो समझो। ये सपोज कोई सेल है और ये एक वायरस है, ये वायरस आएगा, इस सेल पे चिपक जाएगा, अपना जेनेटिक मटेरियल उस सेल के अंदर भेजेगा और वहां पर वो जेनेटिक मटेरियल जाके उसके डीएनए में चिपक जाता है, उसके डीएनए में घुस जाता है, उसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और वहां पर सेल को पता भी नहीं चलता। इस सेल को तो लगेगा कि ये उसका खुद का डीएनए है, वो अपना खुद का डीएनए समझ के उसको रेप्लिकेट करेगा और बनेगा क्या, बनेंगे वायरस के प्रोटीन्स, वायरल प्रोटीन्स बनेंगे। वो वायरल प्रोटीन्स मिल जाते हैं, असेंबली कर लेते हैं और नया वायरस बना देते हैं। फिर वो वायरस उस सेल को बर्स्ट करेगा, बाहर निकलेगा, फिर वो सेल्स निकलेंगी, अलग अलग सेल्स के पास में जाएंगी। तो सेम चीज ये मैक्रोफेजेस के साथ करते हैं। मैक्रोफेजेस से और बहुत सारे वायरसेस निकले और साथ में अब मैक्रोफेजेस क्या हो गए हैं, अब मैक्रोफेजेस बन गए हैं वायरल फैक्ट्री।
वायरसेस की फैक्ट्री बन गए हैं और जाके ये इन्फेक्ट करता है हेल्पर टी सेल्स को। हेल्पर टी सेल्स, याद करो टी लिम्फोसाइट 4 टाइप के होते हैं, हेल्पर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स, किलर टी सेल्स और साइटोकाइन टी सेल्स। तो उसमें हेल्पर टी सेल्स टीएच सेल्स को इन्फेक्ट करता है और टीएच सेल को किल करता जाता है, किल करता जाता है, किल करता जाता है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कितना, ऑलमोस्ट 5 to 10 ईयर्स तक ये हेल्पर टी सेल्स को किल करता जाता है। देखो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी रेगुलर बेसिस पे हेल्पर टी सेल्स बनाती रहती है, सारे ब्लड सेल्स बनाती है। तो इनिशियल स्टेजेस पे जब वो हेल्पर टी सेल्स को किल कर रहा है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, बॉडी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी बनाती जा रही है। लेकिन जब इनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हेल्पर टी सेल्स की क्वांटिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है। अब हेल्पर टी सेल्स की क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उनका फंक्शन क्या है, उनका फंक्शन है जाकर बोन मैरो की हेल्प करना, बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करना एंटीबॉडीज बनाने के लिए। एंटीबॉडीज नहीं बन पाएंगी, बॉडी का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसने क्या किया, हेल्पर टी सेल्स को डिस्ट्रॉय किया, उनको किल किया। और मैक्रोफेजेस के साथ साथ में वो और वायरल सेल्स बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। इसीलिए इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना लंबा है, 5 to 10 ईयर्स का है। अब इस चीज को, इस बेसिक आइडिया को मैं थोड़ा और डिटेल में बताती हूं, ढंग से समझो। सपोज दिस इज अ सेल, ये तुम्हारी एक हेल्पर टी सेल है। कौन सी सेल है, टीएच सेल है। ये एक वायरस था। अच्छा, ये इस सेल का अपना खुद का न्यूक्लियस है और ये उसका जेनेटिक मटेरियल है। अब रेट्रोवायरस, एचआईवी वायरस आ गया यहां पर, ये जाके इस सेल से चिपक जाएगा और ये अपना आरएनए लेकर आया है। कौन लेकर आया है, ये अपना आरएनए लेकर आया है, क्योंकि रेट्रोवायरसेस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। तो ये क्या करेगा, ये यहां पे अपना आरएनए लेकर आया है और उसके साथ में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम लेकर आता है। उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कॉज करेगा, जो मैंने तुम्हें बताया था आरएनए से डीएनए बनाएगा। तो अब ये आरएनए यहां पर आ गया, सेल के अंदर घुस गया। कौन, आरएनए। और अब ये आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से बना लेगा डीएनए। ये लो, इसने अपना डीएनए बना लिया। ये डीएनए घुस जाएगा इसके अंदर। तो ये सपोज इसका नॉर्मल था, अब यहां पर थोड़ा सा आरएनए भी घुस गया है, सॉरी वायरल डीएनए घुस गया है। ये रहा वायरल डीएनए। अब ये डीएनए नॉर्मल रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन करेगा और बहुत सारे अदर प्रोटीन्स के साथ में वायरल प्रोटीन्स भी बनाता जाएगा, वायरल प्रोटीन्स बनाता जाएगा। और जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ था तो अलग से वायरल आरएनए भी बन गए थे। तो ये क्या हो गए, ये हो गए वायरल प्रोटीन्स। और उसके साथ में ये ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे कौन बने, वायरल आरएनए। ये सब मिल जाएंगे, असेंबली कर लेंगे, इन सब की असेंबली हो जाएगी, ये सब एक दूसरे से मिल जाएंगे और फिर उसके बाद में बहुत सारे नए वायरसेस का प्रोडक्शन हो जाएगा, बहुत सारे नए वायरसेस बन जाएंगे। फिर ये क्या करेंगे, इस सेल को ये छोड़ते नहीं हैं, ये सेल को मार देते हैं, बर्स्ट कर देते हैं और फिर ये बाहर ऐसे रिलीज हो जाते हैं।
और फिर ये भाई साहब जाएंगे किसी नए सेल को इन्फेक्ट करेंगे, किसी न्यू टीएच सेल को इन्फेक्ट करेंगे। दिस इज हाउ अ HIV वायरस इन्फेक्ट अ सेल। इस तरीके से HIV वायरस एक सेल को इन्फेक्ट करता है। अब हम एक बार इस डायग्राम को ढंग से देख लेते हैं। देखिए, ये रेट्रोवायरस था जिसमें वायरल का प्रोटीन था, वायरस का RNA था। जिसने किसी एक नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट किया, टू बी स्पेसिफिक TH सेल, हेल्पर T सेल को इन्फेक्ट किया। ये जाके उससे अटैच हो जाएगा, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगा और फिर अपना वायरल RNA डाल देगा। वायरल RNA इंट्रोड्यूस हो गया सेल के साइटोप्लाज्म में। वहां पर उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करके वायरल DNA बना दिया और ये वायरल DNA जाके घुस गया न्यूक्लियस के अंदर। ये नया RNA बनाएगा, न्यू वायरल RNA बनाएगा, जिससे ट्रांसलेशन होगा, नए वायरल प्रोटीन्स बनेंगे और न्यू वायरसेस बन जाएंगे। ये वायरसेस सेल को बर्स्ट करके निकलेंगे और जाके दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट कर देंगे। तो दिस इज हाउ हम पैथोजेनेसिस देख सकते हैं एक वायरस का, एक रेट्रोवायरस का, HIV वायरस का पैथोजेनेसिस। अब नेक्स्ट चीज की हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे कि हाँ भैया ये बीमारी हुई है। इसका डायग्नोसिस, एड्स का डायग्नोसिस किया जाता है एक बहुत स्पेसिफिक टेस्ट से जिसका नाम है एलाइजा। एलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसमें हम ब्लड के अंदर से एंटीजेंस और वायरल एंटीबॉडीज को निकाल के उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं और जिस इंसान में वो उनकी प्रेजेंस दिखती है वो HIV पॉजिटिव हो जाते हैं। तो डायग्नोसिस क्या है? एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसका फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज आ गई इसका ट्रीटमेंट। इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, एड्स के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एड्स का ट्रीटमेंट इज नॉट वेरी अवेलेबल। इसके लिए हम कुछ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स देते हैं, लेकिन ये बहुत इनइफेक्टिव से हैं, इतना कुछ खास काम नहीं कर पाते। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब तक एड्स के बारे में पता चलता है तब तक बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत एक्सेसिव लेवल तक डैमेज हो चुका होता है। तो इसीलिए इसका ट्रीटमेंट इज नॉट दैट मच गुड जो कि हमारे पास अवेलेबल है। एंड सिंस हमारे पास में ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए प्रिवेंशंस या प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अंदर प्रिवेंशंस और प्रिकॉशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे कैसे हम ये काम कर सकते हैं? देखो, ट्रांसमिशन याद करो, अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, राइट? तो प्रिवेंशन क्या हो गया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमेशा सेफ होना चाहिए, हमेशा उसकी डबल चेकिंग होनी चाहिए। किसी भी इंसान को ब्लड चढ़ाने से पहले उस ब्लड के अंदर एड्स की प्रेजेंस चेक कर लेनी चाहिए, HIV वायरस की प्रेजेंस चेक हो जानी चाहिए। नंबर 2, इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स के कारण हो रहा था, निडल शेयरिंग के कारण, तो यू मस्ट नॉट डू दैट। पहली बात तो ड्रग ही अब्यूज नहीं करने चाहिए, ड्रग्स यूज नहीं करने चाहिए। एंड उसमें भी अगर मैं टू बी प्रिसाइज एड्स की बात करूं तो इंट्रावेनस ड्रग्स का यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। नंबर 3, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के कारण होता है, तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड करने चाहिए। नंबर 1, अननोन सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड करने चाहिए। नंबर 2, नंबर 3, कॉन्डम्स का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, बिकॉज कॉन्डम इज द ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव जो HIV एड्स से प्रिवेंशन कॉज करता है। उसके अलावा हॉस्पिटल्स के अंदर सेफ स्टेरिलाइज्ड चीजें यूज करनी चाहिए, निडल्स को रीयूज नहीं करना चाहिए, हमेशा न्यू स्टेरिलाइज्ड निडल यूज करनी चाहिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे NGOs हैं जो एड्स के बारे में लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं, उसके प्रिवेंशंस के बारे में समझा रहे हैं।
सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रखा है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इन सब चीजों पे काम कर रही है। उसके अलावा और भी बहुत सारे एनजीओज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इवन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इज ऑल्सो वर्किंग टू प्रिवेंट एड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो विद दिस हमने एड्स के बारे में आज बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं इन द सीरीज बुलेट रिवीजन एनसीईआरटी। वी विल मीट इन सम अदर क्लास विद अ न्यू टॉपिक, जिसमें मैं बुलेट की स्पीड से आपके लिए कुछ नया टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रहे होंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।